हेलो गाइस, वेलकम टू एडुपंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया कहने के तात्पर्य क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश कहने के तात्पर्य क्या है। सबसे पहले हम इसको आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, जैसे कि जहाँ पे खाना बनता है रसोई घर है, जहाँ पूजा होता है देवता घर है, ठीक है। उसी पर डाइनिंग हॉल है, आपका पर्सनल रूम है, ठीक है, हॉल है, अलग अलग रूम है। एक घर में जिस प्रकार अलग अलग रूम है, इसको अलग अलग कार्य के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार भारत के जो क्षेत्र है, यहाँ पे किस किस प्रकार का क्षेत्र है, कहाँ पे क्या क्या चीज है, उसी को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार घर का अलग अलग चीज होता है, इस स्थान पे देवता घर है जहाँ पूजा होता है, इस स्थान पे किचन है जहाँ पे खाना बनता है, इस स्थान पे डाइनिंग हॉल है, इस स्थान में बरंडा है, इस स्थान में रूम है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग जो है भारत के भौतिक प्रदेश में हम लोग यह जानेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में कौन कौन सा चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आपको देख लीजिए, यह मैंने एक सबसे पहले इसको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए इस फिगर को आप देखिए, ताकि आपको कुछ दिमाग में आए। देखिए मैंने भारत के डायग्राम को बनाया है। इस भारत के डायग्राम में सबसे पहले हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 6 भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। ये 6 प्रकार से हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। देखिए यह जो भारत है मैंने यहाँ से क्या किया है, कट कर दिया है, ठीक है। यानी ये जो पोर्शन है इसी में हम लोग को पढ़ना है उत्तर हिमालय। और यहाँ पे देखिए इसी का पार्ट यहाँ पे आया हुआ है, देख रहे हैं, प्लस प्लस जो मैंने किया है वह इधर ही बना दिया है, यानी सब ये सब जो है 1 में आएगा, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो भारत है, भारत के जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं। तो ये क्या है, नॉर्थ है, तो इसमें आपको आ जाएगा उत्तर के अंतर्गत जो भी चीजें हैं इस उत्तरी हिमालय में जो जो ट्रांस हिमालय आते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, यानी उत्तर और पूर्वी, यानी ये जो पोर्शन है इसमें अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए इसमें जो आपको उत्तरी हिमालय है, उत्तरी हिमालय को भी हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय और एक पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। ट्रांस हिमालय में पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी पढ़ेंगे, लद्दाख श्रेणी पढ़ेंगे, जास्कर श्रेणी पढ़ेंगे और कैलाश पर्वतमाला पढ़ेंगे। उसी प्रकार हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि महान हिमालय क्या होता है, ठीक है, लघु हिमालय क्या है, उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है, शिवालिक श्रेणी क्या होता है, ये सब हम लोग जो है इसके अंतर्गत देखेंगे, जिसमें उत्तर हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार आपको उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी यह जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें अलग अलग पहाड़ियां जैसे पटकाई बूम है, नागा हिल है, मिजो हिल है, त्रिपुरी हिल है, इनको हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए ये नंबर 2 मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये जो राउंड राउंड मैंने कर दिया है, यह आपको समझाने के लिए मैंने किया है। देखिए ये जो क्षेत्र है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सब पोर्शन, ये सारे जो पोर्शन है वह उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे खादर का मैदान क्या होता है, भावर का मैदान क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, जलोर का मैदान क्या होता है, अलग अलग जो मैदान होते हैं उत्तर भारत के, उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसी प्रकार भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपको भारत के मरुस्थल आते हैं, जैसे कि थार मरुस्थल होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो नंबर 4 है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो इतना जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, जो मैंने रंगा नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया है, यह आपको होता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार आपको इसमें हम लोग क्या क्या आता है, ठीक है, जैसे कि दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, कर्नाटका का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है। ये सब जो पठार आएंगे, जो अलग अलग पठार से मिलकर बना है प्रायद्वीपीय पठार, उन एक एक को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसी प्रकार नंबर 5 क्या है, तटीय मैदान क्या है। इस तटीय मैदान देखिए, ये जो 5 नंबर मैंने लिख रखा है, ये जो सारा पोर्शन वो दिख रहा है साइड साइड में ब्लैक ब्लैक मैंने कर रखा है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे तटीय मैदान के अंतर्गत। तटीय मैदान को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान और एक पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। जैसे कि यह भारत है, तो भारत की जो पूरब हो गया तो यह पढ़ेंगे क्या, पूर्वी तटीय मैदान। उसी प्रकार यह पश्चिम हो गया, इसमें पढ़ेंगे क्या, पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें यह पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या देखेंगे, भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह आप लोग जानते होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, तो इनको हम लोग देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये जो लक्षद्वीप है इसको हम लोग भारत के द्वीप समूह के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये जो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको कि भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत जो पहला टॉपिक होगा वह होगा उत्तर हिमालय। इसमें आपको आएंगे ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला, और उत्तर पूर्वी हिमालय उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय को दो पार्ट में बांट लिया है, एक है पश्चिमी हिमालय और एक है पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय जो इधर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये सब क्या है, ये सब पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। और जो पूर्वी हिमालय है, ये जो अधर जो अलग अलग जो पहाड़ियां है, अलग मैं बताया था, पटकाई बूम हो, नागा हिल हो, मिजो हिल हो, ठीक है, त्रिपुरी हिल हो, जो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है उसको पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी हिमालय को। पश्चिमी हिमालय मतलब ये जो ये श्रेणी है, ये श्रेणी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, पश्चिमी हिमालय को हम लोग भी पढ़ते हैं दो भाग में, एक पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय और एक पढ़ते हैं हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले हम यह पढ़ते हैं कि काराकोरम श्रेणी क्या है, लद्दाख श्रेणी क्या है, जांस्कर श्रेणी क्या है और कैलाश श्रेणी क्या है। गाइस आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो तीन आप लोग लाइन देख रहे हैं, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है जो कि आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए तीन लाइन ड्रॉ किया है, जैसे कि काराकोरम श्रेणी है, इसके नीचे लद्दाख श्रेणी है और उसके नीचे जांस्कर श्रेणी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो ट्रांस हिमालय को चार पार्ट में बांटा है, जिसमें आपको कैलाश श्रेणी भी है, फिर इसमें कैलाश श्रेणी कहाँ है। देखिए सब कुछ बताऊंगा आपको और सब कुछ लिखवाऊंगा भी, ठीक है, धैर्य रखिए आप सब। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ट्रांस हिमालय है इसको हम लोगों ने बांट लिया तीन भाग में। कौन कौन सा है, देखिए ये सबसे ऊपर जो है, सबसे उत्तरी जो भाग है इसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी पे जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे उसका नाम है केटू। जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। मैं इस सबको लिखवा भी दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, केटू जो है वह आपको काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो किस पे है, जो काराकोरम श्रेणी पे है, जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सियाचिन है, और यहाँ पता होगा आपको सबसे जो है ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक मतलब होता है रक्षा की दृष्टि से, मतलब सबसे अधिक जो है रक्षा, मतलब कि यहाँ पे खतरा होता है आपको कि यहाँ पे एक बॉर्डर है जहाँ से आप अन्य देश के जो आतंकवादी हैं वह हमला ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे सामरिक दृष्टि से काफी इसको महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पे सैनिक का अड्डा बनाया गया है, सैनिकों के लिए रहने के लिए व्यवस्था किया गया है ताकि उचित समय पे इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, तो सियाचिन जो है आपको 7,560 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो केटू है, जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, अब देखिए काराकोरम श्रेणी के पश्चात हम पढ़ेंगे क्या, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जो है दोस्तों, यह आपको काराकोरम श्रेणी और जांस्कर श्रेणी, जो सबसे ऊपर है यह है काराकोरम श्रेणी, जो सबसे नीचे है वह है जांस्कर श्रेणी, उसके बीच में अवस्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख श्रेणी जो है वह काराकोरम और लद्दाख के जांस्कर के बीच अवस्थित है। और यहाँ पे जांस्कर श्रेणी के अंतर्गत जितने भी पहाड़ आते हैं उनकी जो औसत ऊंचाई है पहाड़ियों की, ठीक है, उनकी जो है ऊंचाई है पर्वतों की, वह है आपको 3500 से 4000 मीटर। ठीक है, 3500 से 4000 मीटर। सबसे पहले आप लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किसको बोलते हैं सियाचिन, किसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और क्या क्या है,
तो आप लोगों ने जान लिया। अब उसके आगे अब देखिए, सबसे जो नीचे दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग जांस्कर श्रेणी। क्या बोलते हैं? जांस्कर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। और जो जांस्कर श्रेणी है दोस्तों, यह आपको जो कि इसके जो नीचे है, मैंने बताया था ना, दो पार्ट बांट लिया पश्चिमी हिमालय को, ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला। ये जो रेड में 3 लाइन दिख रहा है, ये ट्रांस हिमालय है, और जो ब्लैक में जो दिख रहा है ये लंबा लंबा लाइन, यह आपको हिमालय पर्वतमाला है। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसको? ट्रांस हिमालय को। सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के बाद कौन है? जांस्कर श्रेणी है। और जांस्कर श्रेणी जो है, यह सबसे जो ऊपरी परत है, ये महान हिमालय है। हिमालय पर्वतमाला जो ये जो अलग अलग ब्लैक लाइन दिख रहा है, इसमें जो सबसे ऊपर है ना, वह है महान हिमालय। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जो जांस्कर श्रेणी है वह लद्दाख श्रेणी और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। ठीक है, यह आपको क्या है? ये इसी में अवस्थित है। और याद रखिएगा आप लोग, जो सिंधु नदी है ना, यह आपको इन्हीं 2 श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, इन्हीं 2 श्रेणियों के बीच जो है सिंधु नदी बहती है। ठीक है, किसके बीच? लद्दाख और जांस्कर के बीच जो है सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये हो गया आपको केटू के बारे में, सियाचिन के बारे में, काराकोरम के बारे में, लद्दाख के बारे में और जांस्कर के बारे में। अब जरा इसको जो फैक्ट है, इसके अलावा जो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ और जो समझना होगा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको 2 भागों में बांट लीजिए, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। फिर पश्चिमी हिमालय को 2 भाग में बांट लिए, ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला। और फिर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, लिख लिए काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। हम सबको एक साथ ही लिख लेंगे। चलिए पहले आप शुरू कीजिए। देखिए, इस फिगर को उतार लीजिए, और फिगर उतारने के बाद पॉइंट में लिखते चलिएगा, जैसे मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे लिखिएगा कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। ये तो आप लोगों ने फिगर में देख लिया। ठीक है ना? इसके अलावा पश्चिमी हिमालय को 2 भाग में बांट लिया, ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वतमाला। इतना तो हो गया। इसके आगे आप लोग लिखिएगा कि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत, लिखिएगा पूर्वी हिमालय के अंतर्गत उत्तर पूर्व की पहाड़ियां आती है, जो उत्तर से दक्षिण की कई भागों में बंटे हैं। ठीक है, ये जो उत्तर हिमालय है, इसमें उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां आती है, जो कई भाग में बंटे हैं। ओके, आगे लिखिए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, जो ट्रांस हिमालय है, इसके अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती है। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैलाश पर्वत श्रेणी तो आपने दिखाया नहीं, इसमें है कहाँ? तो याद रखिएगा आप लोग कि जो सबसे नीचे बताया था जांस्कर श्रेणी, यही जांस्कर श्रेणी जब तिब्बत में जाता है ना, तो तिब्बत में जो है जांस्कर श्रेणी की ही एक भाग है, उसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। क्या बोलते हैं? कैलाश श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जांस्कर श्रेणी को ही तिब्बत में जो है यहाँ बोलते हैं कैलाश श्रेणी, और यहाँ पे क्या है? कैलाश पर्वत है। ओके, आगे लिखिएगा आप सब कि काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो काराकोरम है वह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसी में लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, इसमें भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसको गार्डन ऑस्टिन बोलते हैं, K2 स्लैश लीजिएगा, गार्डन ऑस्टिन लिख लीजिएगा। इसकी कोस्ट में जो है ऐसे करके यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। तथा विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा। और याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा जो सियाचिन है ना, वह विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। और यह आपको अवस्थित है कहाँ पे? यह आपको काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है, तो लिख लीजिएगा उसी में। तथा विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा सियाचिन, और फिर उसके कोस्ट में लिख लीजिएगा आप लोग इसका ऊंचाई कितना है? 7560 मीटर। ठीक है ना? अवस्थित है। ठीक है, और आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम जो है, इस काराकोरम के दक्षिण में क्या है? दक्षिण मतलब नीचे, तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है। ठीक है,
जिसकी औसत ऊंचाई 3500 से 400 मीटर के मध्य है। और यह जो लद्दाख श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3500 से 4000 मीटर है औसत ऊंचाई। ठीक है, और लिखिएगा इसके आगे, इसी में यह ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। यह जो आपको लद्दाख श्रेणी है ना, यह ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है। आप लोगों ने, मैं पिछली क्लास में जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था उसमें आप सभी को बताया था भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। उसी में बताया था कि तो मेन रूप से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अलग अलग चट्टान के प्रकार होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। उसी में किसी को ग्रेनाइट बोलते हैं, किसी को नीस बोलते हैं, किसी को शिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर था हम लोगों का भारत का भूगर्भीय संरचना, उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है क्या होता है चट्टानें। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा कि नीस और ग्रेनाइट क्या है। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि लद्दाख श्रेणी जो है वह नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ओके, चलिए उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप सब। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण तथा महान हिमालय के उत्तर में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण तथा महान हिमालय के उत्तर, लद्दाख श्रेणी जो है ना इसके दक्षिण में और महान हिमालय के उत्तर में क्या है, जांस्कर श्रेणी अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और महान हिमालय के उत्तर में जांस्कर श्रेणी अवस्थित है। ठीक है ना, उतना आप लोग लिख लिए ना। तो उसके आगे लिखिए, जिसकी औसत ऊंचाई, यह जो आपको लास्ट में जो है जांस्कर श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई जो है यह आपको 6000 मीटर है। कितना है? 6000 मीटर। तो लिख लीजिए इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा कि सिंधु नदी लद्दाख और जांस्कर श्रेणी, जांस्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। जो सिंधु नदी है वह लद्दाख, मतलब सेकंड वाला लद्दाख है, जो जांस्कर है, तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जांस्कर श्रेणी के मध्य बहती है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए उसी में। ठीक है, और लिखिए कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला की, लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है, यह जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है सेकंड वाला, ठीक है, इसी के जो पूर्वी भाग है, जांस्कर नहीं लद्दाख, ठीक है ना, जो सेकंड वाला लद्दाख है, तो इसी लद्दाख की जो पूर्वी श्रृंखला है जो तिब्बत में है उसी को बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला की पूर्वी शाखा को कैलाश पर्वत श्रेणी के रूप में मुख्यतः तिब्बती क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है ना, तथा कैलाश पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। और जो आपको कैलाश पर्वत श्रृंखला है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कैलाश पर्वत है। और उस कैलाश पर्वत का जो आपको ऊंचाई है ना वह कितना है, वह आपको है 6714 मीटर। 6714 मीटर। कैलाश श्रृंखला क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी क्या है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी जो है यह आपको जो सेकंड में आपको दिख रहा है लद्दाख, तो इसी की पूर्वी प्रशाखा है। प्रशाखा मतलब होता है ब्रांच। जो यही जो लद्दाख श्रेणी है यही पूर्व में तिब्बत का जो क्षेत्र है, जो जहाँ तिब्बत के क्षेत्र में विस्तृत है ना, उसी को बोलते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना, जिस प्रकार काराकोरम की सर्वोच्च चोटी ये है, आपको क्या बोलते हैं इसको, गार्डन ऑस्टिन है, K2 है, उसी प्रकार जो कैलाश पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत में लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख पर्वत श्रेणी का पार्ट है, कौन, ये कैलाश पर्वत श्रेणी, उसी की जो सर्वोच्च चोटी है वह है कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 6714 मीटर। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। और लिखने के पश्चात फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि अब देखिए इतना तो हो चुका है कि क्या क्या है। ये मुख्यतः हम लोगों ने 3 चीज को देख लिया, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद क्या देखेंगे, शिवालिक श्रेणी के बारे में। अब बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। तो हिमालय पर्वतमाला जो है, देखिए सबसे पहले आप जानिए कि पृथ्वी के अंदर जो है 7 मुख्य बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, वैसे ही अन्य प्लेट है, भारतीय प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है। ठीक है, तो उसी में जो 2 प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। देखिए होता क्या है ना कि हिमालय पर्वतमाला जो है, जिसमें आपको महान हिमालय है,
शिवालिक श्रेणी है और लघु हिमालय है, इन तीनों का विकास कैसे हुआ यह जानना आवश्यक होगा। देखिए सबसे पहले जो है ये जो भारतीय प्लेट है वह क्या करता है, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो है जो बड़े बड़े प्लेट है, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सबसे पहले जो है पंचलासा सागर था और पैंजिया था, इसमें सारे जो अभी बच चुके हैं सारे अलग अलग, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसी प्रकार पहले सब एक में थे ना। तो क्या था कि अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहले आप यह जानिए यहाँ पे कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के नीचे जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें, उनमें से दो प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो होता क्या है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई मतलब होता है यूरोप और एशिया का प्लेट, ठीक है ना। पहले जो यूरोप और एशिया था उसको बोलते थे यूरेशियाई, यूरेशिया बोलते थे उसको, ठीक है ना। तो यूरेशियाई प्लेट जो है और भारतीय प्लेट जो है वह क्या करे, आपस में जब एक दूसरे को जब बढ़ रहा था ना एक दूसरे की ओर, तो उसमें टकराव होता है, और टकराने के पश्चात क्या होता है कि जो भारतीय प्लेट है इसका होता है प्रत्यावर्तन, और इसके प्रत्यावर्तन होने के पश्चात यूरेशियाई प्लेट में वलन पड़ता है। अब दो टर्म मैंने यूज किया, प्रत्यावर्तन और वलन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए भारतीय प्लेट है तो भारतीय प्लेट जो है उसका अग्रभाग, अग्रभाग मतलब कि जो आगे का हिस्सा है, और जो यूरेशियाई प्लेट है उसका अर्धभाग, जब दोनों टकराता है तो भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तुलना में भारी है, ठीक है। तो इसके पश्चात क्या होता है, भारी होने के कारण इसमें प्रत्यावर्तन होता है। मान लीजिए कोई भी प्लेटें, जो बड़ी बड़ी प्लेटें जब आपस में टकराती है और जो प्लेट भारी होती है उनका जो है उस हल्के प्लेट के चल जाते हैं नीचे, समझ आया ना। हल्के प्लेट के, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, ठीक है, और कोई दूसरा वाहन है, उससे हल्का वाहन है, तो आपस में टकराएगी तो क्या होगी, जो भारी चीजें होगी वह तो वहीं रह जाएगी लेकिन जो हल्की चीजें है ना वह ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मान लीजिए कि बस में आप बाइक से टकरा गए या फिर आप कार से टकरा गए, कार क्या होगा, बहुत दूर फेंका जाएगा, लेकिन क्या होगा, ट्रक तो उसी पर रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। मतलब भारी चीजें क्या होती है, वह धरातल से ही जुड़ी रहती है, लेकिन जो हल्की चीजें होती है वह उठ जाती है, उसमें वलन पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि भारतीय प्लेट जो है इसका जो आगे का हिस्सा है वह चल जाता है नीचे। जैसे मान लीजिए है भारतीय प्लेट, ये है यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, ये भारी प्लेट है, ये हल्का प्लेट है। तो इसमें जब दोनों का अगला भाग, मतलब जो आगे का भाग है दोनों का, ये जब टकराता है, जब टकराएगा ना तो ये तो भारी है, तो भारी होने के कारण क्या होगा, ये इसमें चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, नीचे, ठीक है। और नीचे चलने के पश्चात इसमें क्या हो जाएगा, ये हल्का है तो ये ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर उठेगा तो वलन पड़ जाएगा, वलन मतलब उसमें फोल्ड पड़ जाएंगे। देखिए मैंने बताया था कि एक जो है यूरेशिया और जो नीचे जो भारतीय महाद्वीप है उसमें क्या है, एक टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर क्या होता है, इसी के बीच में टेथिस सागर है, जब टकराता है तो टेथिस सागर में जितने भी जो अवसाद हैं वो क्या होता है, उसमें अंदर से जब टकराते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है ना। और वहीं से जो है ना हिमालय पर्वतमाला के विकास होता है। भारतीय प्लेट की अग्रभाग के प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब कि जाना, नीचे जाना, और यूरेशियाई प्लेट का ऊपर आना, ठीक है। जब टकराते हैं, टकराने के बाद इसमें वलन पड़ता है और ये ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है। और यहीं से जो है हिमालय पर्वतमाला की 3 श्रेणियां, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी का विकास होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ फैक्ट है, आप लोग लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप लोग फैक्ट, मैं बोलता हूं एक बार क्या क्या इसे लिखना है। लिखिए कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, बताया था मैंने आपको बताया था आपको मैंने कि ये जो 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक है ना, 1 2 3, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। तो लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा कि लद्दाख श्रेणी के सॉरी लिखिएगा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है, ठीक है। इसके आगे लिखिए, जिसका निर्माण भारतीय एवं यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण प्रक्रिया से हुआ। अभिसरण मतलब होता है कन्वर्जेंस, आपस में जब टकराती है तो उसको बोलते हैं अभिसरण। तो लिख लीजिएगा कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ, ठीक है। उसके आगे लिखिएगा, देखिए फैक्ट है जो समझा दिया मैंने, जिसमें यूरेशियाई प्लेट के अग्रभाग का, इसमें जो यूरेशियाई प्लेट है इसके अग्रभाग मतलब आगे का भाग का वलन हुआ, वलन पड़ा
एवं भारतीय प्लेट के अग्रभाग का प्रत्यावर्तन हुआ। ठीक है, प्रत्यावर्तन हुआ और इसमें क्या होगा, वलन पड़ गया, इसमें ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है ना, ये फोल्ड हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया, ये चले गया नीचे। ठीक है, देखिए ये चले गए नीचे। ठीक है ना, भारतीय प्लेट, और ये क्या होगा, ये हल्का ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है ना, और यहीं से जो है क्या हुआ, जिसमें 33 सागर है, इसमें जब टकराव हुआ ना, इसमें से देखिए ये 3 जो है अलग अलग जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी का विकास होता है। देखिए जब कोई भी चीज जब उठता है ना, तो उसके आस पास का जो चीज है ना वो धंस जाता है। जैसे कोई ये जो यहाँ से उठा, तो यहाँ जो आस पास का जो इलाका है ना, ये वाला, ये धंस जाएगा नीचे। और यही जानते हैं क्या है, यही है उत्तर भारत का मैदान। जब पढ़ाएंगे आप उत्तर भारत के मैदान, तो समझाएंगे कि हिमालय जब विकास होता है तो उसके जो नीचे जो धंस जाता है ना, वहीं पे क्या होता है, उसी को बोलते हैं उत्तर भारत के मैदान। उसके निर्माण कैसे होता है मैं आगे सब बताऊंगा, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, अब लिख लीजिए, कुछ फैक्ट है, लिखिएगा। हिमालय पर्वतमाला, यानी जो 3 श्रेणियां हैं हिमालय पर्वतमाला, हिमालय लिखिएगा, हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी गाज से लेकर, सिंधु नदी गाज, ठीक है, GOURAGE, सिंधु नदी गौड़ से लेकर कहां तक फैला हुआ है, लिखिएगा, सिंधु नदी गौड़ से लेकर पूरब में, ये जो पूरब है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी गौड़ तक 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में सिंधु नदी गौड़ से लेकर, सिंधु नदी गौड़ से लेकर, और यहाँ पे पूरब में जो है ब्रह्मपुत्र नदी गौड़ तक फैला हुआ है। लंबाई इसकी जो है, जो लंबाई है यह है 2500 किलोमीटर। अब यहाँ टर्म आया गॉर्ज, ये गॉर्ज क्या होता है, देखिए जो भी आकार की घाटी होती है ना, उसी को बोलते हैं गॉर्ज। घाटी क्या होती है, जैसे कि नदी का जो किनारा होता है ना, किनारा नहीं, किनारा। ठीक है, जो नदी का किनारा होता है ना, उसी को बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है ना, जैसे आप लोग जाते होंगे छठ घाट पूजा करने, तो जो छठ में आप क्या करते हैं, किनारे पे क्या करते हैं, अपना दौरा रख देते हैं, पूजा करते हैं। वही क्या है, नदी एक घाटी है। तो वही जो है बता रहा हूं मैं कि गॉर्ज क्या है, एक प्रकार का भी आकार की घाटी है। आगे क्या होता है भी आकार की घाटी, मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रश्नतंत्र में। ठीक है ना, लिख लीजिएगा कि जो यह जो है आपको हिमालय जो है ना, यह सिंधु नदी गौड़ से लेकर पूरब में, उत्तर में सिंधु नदी गौड़ से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी गौड़ के बीच 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसी में, जिसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। 160 से 400 किलोमीटर के बीच इसकी क्या है, चौड़ाई है। जैसे कि ये चौड़ाई है ना हिमालय पर्वतमाला की, जो हिमालय पर उठता है, तो यह माना देखा गया है ना कि कहीं पे 160 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में इसकी जो है ना चौड़ाई है। ठीक है, कहीं पे 160 है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 300 है, कहीं पे 400 है, मतलब उसी के बीच में जो है ना ये लाई करता है इसकी चौड़ाई हिमालय पर्वतमाला की। ठीक है ना, लिख लीजिए। इसके पश्चात लिखिएगा, ये तो हो गया हिमालय पर्वतमाला के बारे में। ठीक है, अब कुछ फैक्ट लिख लीजिए जितने, देखिए इसके आगे जो है ना जो फैक्ट है, अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैं फैक्ट बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैंने नोट्स बनाया है, लिखिएगा आप लोग कि महान हिमालय, अब मैं पार्टिकुलर बताऊंगा। मैंने पहले क्या बताया है, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार 2500 किलोमीटर में लंबाई है, इतना चौड़ाई है, इसमें तीनों आ गया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अब हम पार्टिकुलर बात करते हैं महान हिमालय की। तो लिखिएगा कि महान हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व जो है महान हिमालय की जो सबसे ऊपरी श्रेणी है इसको बोलते हैं महान हिमालय। तो उसके बारे में लिखिएगा कि महान हिमालय की जो लंबाई है वह है आपको 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई तो अच्छा मैं ये तो मैं लिखा चुका हूँ ना। ठीक है, इसके आगे लिखिएगा कि इसकी औसत ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है ना महान हिमालय की, वह कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितनी है, 6100 किलोमीटर है महान हिमालय की औसत ऊंचाई। ठीक है, और लिखिएगा कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट विश्व की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट।
ठीक है ना, वह महान हिमालय पर ही अवस्थित है। ठीक है ना, जिसकी जो ऊंचाई है ना दोस्तों वह कितने हैं, देखिए सब फैक्ट है, 8848.86 मीटर, 6 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप लोग फैक्ट। ठीक है, और साथ ही लिखिएगा कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, और जो कंचनजंगा है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहला कौन है, पहला तो केटू है, मैं बताया था आपको, जो ट्रांस हिमालय पे है। ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी में। तो दूसरी, भारत की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वह है कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, महान हिमालय पे। ठीक है ना, और इसका है 8598 मीटर, कितना है, 8598 मीटर। ये फैक्ट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखिएगा कि महान हिमालय के दक्षिण में तथा इसके समानांतर पर्वत श्रेणी को मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। महान हिमालय जो है इसके दक्षिण में, इसके समानांतर, महान हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर, दक्षिण मतलब नीचे, इसके समानांतर मतलब इसके समान। ठीक है ना, इसके समानांतर फैली पर्वत श्रेणी को मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, जिसकी औसत चौड़ाई, अब देखिए ये तो हो गया, अब बात करते हैं हम मध्य हिमालय की। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक है ना, कितनी है, 50 किलोमीटर, तथा जो ऊंचाई है औसत वह 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। ये आपका होगा चौड़ाई। ठीक है ना, 3700 से 4500 मीटर के बीच है। ठीक है ना, क्या है ये है औसत ऊंचाई किसकी, मध्य या लघु हिमालय की, जो सेकंड वाली है ना, मध्य या लघु हिमालय, इसकी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब लिखिएगा तीसरे के बारे में, शिवालिक श्रेणी के बारे में, जो सबसे नीचे है। लिख लीजिए कि शिवालिक श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली है और फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। जो शिवालिक श्रेणी है दोस्तों वह पंजाब में एक है पोटवार बेसिन। ठीक है ना, पोटवार बेसिन है। अब बेसिन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि जो मुख्य नदी है और मुख्य नदी के साथ साथ जो उसकी सहायक नदी है वह जहां पे मिलती है ना, जैसे कोई मान लीजिए कोई मुख्य नदी है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ये मुख्य नदी बह रही है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और इसकी सहायक नदी आके मिल रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जहां मिलती है ना उसी को बोलते हैं बेसिन। ओके, इसको देख लीजिए आप लोग। तो मैं आगे लिखवाता हूं इसके आगे कि क्या मैं कहाँ पे था, हाँ, शिवालिक श्रेणी जो पंजाब में पोटवार बेसिन, पोटवार एक स्थान का नाम है और एक बेसिन है। बेसिन मतलब होता है जहाँ पे नदियाँ और जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जहाँ मिलती है उसको बेसिन बोलते हैं। तो पोटवार बेसिन से लेकर के पंजाब में पोटवार बेसिन से लेकर के यह जो है पूरब में कोसी नदी तक फैली है और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है आके मिल जाती है। देखिए यहाँ पे नहीं फैली हुई है, देखिए यहाँ तक कोसी नदी तक फैली हुई है और फिर जो है ना पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश में आगे यह मिलती है। ठीक है ना, देखिए फिर जो है अरुणाचल प्रदेश में आकर के जो है मिल जाती है, कौन, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, ठीक है ना, जो शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है पता है, 600 से 1500 मीटर के मध्य। ठीक है ना, 600 से 1500 मीटर के मध्य जो है शिवालिक श्रेणी का औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, तो चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई जो है शिवालिक श्रेणी की, देखिए ये जो है कहीं कहीं पे है। ठीक है ना, तो चौड़ाई इसको मायल नहीं है, इसलिए क्योंकि जो शिवालिक श्रेणी है उस शिवालिक श्रेणी जो है कहीं कहीं पे है। ठीक है ना, इधर आपको कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका जो
शिवालिक श्रेणी की जो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि जो इसका औसत ऊंचाई है वह आपको 600 से 1500 मीटर के बीच लाई करता है। एग्जाम में आपको जो पूछे जाते हैं मैं उतना ही फैक्ट बताने वाला हूं, ना अधिक ना कम, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपको। अब क्या बढ़ाना है आपको, हाँ देखिए ये तो हो गया महान हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वतमाला के बारे में। मैं आपको और बताया था कि पूर्वी पूर्वी जहाँ पे छोटी छोटी मिसमी है, अबोर है, जो अलग अलग जो पहाड़ियाँ है, ठीक है ना, उनके बारे में बस आपको यहाँ पे यह जानना है कि उन पहाड़ियों का विकास कैसे हुआ। ठीक है, देखिए होता क्या है, होता कुछ नहीं है, यही जो भारतीय प्लेट है, यह भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण करती है। अभिसरण मतलब होता है गति कर जाती है। यही भारतीय प्लेट जो है जब उत्तर मतलब कि ऊपर, पूर्व मतलब इस तरफ जब जाती है ऐसे, तो इधर जो है टकराने के पश्चात क्या होता है, छोटी छोटी पहाड़ियों का विकास होता है और उसी को बोलते हैं पूर्वी जो आपको हिमालय पर्वतमाला है। मैंने पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला पढ़ा था और पूर्वी पढ़ा था। पश्चिमी में आपको पता था क्या क्या, महान, लघु और शिवालिक। उसी प्रकार मैंने बताया होगा आपको पूर्वी हिमालय के बारे में, जिसमें अनेक पहाड़ियां हैं। इसमें आपको पटकाई बुम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा हिल है जो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, ठीक है ना। तो ये सब पहाड़ियों का विकास होता है। कुछ जो फैक्ट है उसको आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आप यह जान लीजिए कि जो पूर्वी हिमालय है उसका जो विकास होता है वह भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व में अभिसरण के पश्चात होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हिमालय पर्वतमाला। अगली वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के मैदान देखेंगे, जहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर भारत के मैदान का विकास कैसे होता है और तमाम फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट्स है। देखिए मैं आपको चाहूँ तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन पहाड़ियाँ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल आपको यहीं से आएंगे, ट्रांस हिमालय से, महान हिमालय से, लघु हिमालय से, शिवालिक श्रेणी से। तो इधर जाने का क्या फायदा है, बुक में आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा फैक्ट मिल जाएगा, लेकिन हमें यह जानना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर भारत के मैदान के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।